हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, हम आशा करते हैं। तो इसी में आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम 100 क्वेश्चंस की मैराथन लेकर आए हैं। और लगभग हम इस वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन की बात करेंगे और इस पीडीएफ के जो लगभग 300 प्रश्न हैं और 300 प्रश्नों की जो हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये 3 वीडियो में मिलेंगे 100 क्वेश्चन करके। तो आप जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ही मैं ये तीनों वीडियो जो रात के 10-11 बजे तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसके आगे जो बची हुई वीडियोज़ हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक्स के बच्चे हुए, वो हम आपको कवर करवाएंगे। तो इसलिए समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन की मैराथन है और टॉपिक दिया है भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था। इसमें किस लिए? कि विद्यारंभ संस्कार द्वारा, उपनयन संस्कार द्वारा, समावर्तन संस्कार द्वारा या उप संपदा संस्कार द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्यारंभ संस्कार द्वारा। जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था। किसके द्वारा? तो विद्यारंभ संस्कार द्वारा होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है क्या है? पास ले जाना, गुरु से दक्षिणा लेना, घर लौटना या उपदेश देना। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है क्या है? समावर्तन का शाब्दिक अर्थ थोड़ा जूम कर लेते हैं और आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना, उपदेश प्राप्त करना, घर लौटना या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी या नदिया। क्या था? तो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। किसकी? धर्मशास्त्र की, दर्शन की, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र या पुराणों की। तो वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी किसकी? व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 या 18 वर्ष। तो कितनी थी? 12 वर्ष थी। उच्च शिक्षा की अवधि क्या थी? 12 वर्ष थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बाहर जाना, घर लौटना, उपदेश देना या सिर के बाल मुड़ाना। तो पवज्जा संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बाहर जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उप संपदा संस्कार और बौद्ध संघ से कम भिक्षुओं के समक्ष होता था। उप संपदा संस्कार बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध संघ से कम भिक्षुओं के समक्ष होता था। क्या? 10, 15, 12 या 14। तो कितना होता था? तो ऑप्शन नंबर ए 10 होता था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा में यानी कि बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी कहाँ? गुरुकुलों में, मकतब व मदरसों में, मठों तथा विहारों में या पब्लिक स्कूलों में। तो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी तो वो मठों तथा विहारों में दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे कहाँ के? इंग्लैंड के, चीन, जावा, ब्रह्मा आदि के, अमेरिका के या फ्रांस के। तो कहाँ के करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में? तो चीन, जावा, ब्रह्मा आदि के छात्र जो है अध्ययन करते थे कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला है कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस्लाम का प्रचार, आध्यात्मिकता का विकास, चरित्र का निर्माण या मेडिकल शिक्षा का प्रसार। तो भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो था इस्लाम का प्रचार था। ऑप्शन नंबर ए इस्लाम का प्रचार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन से? मदरसे, मकतब, चरण या विहार। तो कौन से थे? तो वो मकतब थे। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, लाहौर, मुल्तान, अजमेर तथा मुर्शिदाबाद के मदरसे, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, विश्व भारती। तो कौन थे? तो वो हो जाएगा लाहौर, मुल्तान, अजमेर तथा मुर्शिदाबाद के मदरसे मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से, उपनयन संस्कार से, पवज्जा संस्कार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे होता था? मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होता था। अगला क्वेश्चन है कि डेन मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया कहाँ? कोलकाता में, तंजौर, सीरमपुर, त्रिचनापल्ली तथा फोर्ट सेंट डेविड में, गोवा में या हुगली में। तो जो डेनमार्क के मिशनरी थे, डेन मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कहाँ किया? तो वो ऑप्शन नंबर बा तंजौर, सीरमपुर, त्रिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाली मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया कोचीन तथा चटगांव में, मद्रास में, मुंबई में या दिल्ली में। तो पुर्तगाली मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कहाँ किया? तो वो कोचीन तथा चटगांव में किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 17 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज मिशनरियों ने चैरिटी विद्यालयों की स्थापना की कहाँ? मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में, दिल्ली तथा ऋषिकेश में, चाल तथा बंदोरा में, कारिकल तथा चंद्रनगर में। तो कहाँ किया? तो उन्होंने बम्बई, मद्रास तथा बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बम्बई, मद्रास और बंगाल में किया। अगला प्रश्न है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको बहुत जल्दी आप लोग रिवाइज कर ली 2-3 बार, बहुत सारे आपके प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। तो हमने कंबाइंड दिया है आपके लिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई तो कब हुई? तो सन 1891 में, 1791 में, 1757 में, 1761 में। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1791 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी किसने? वारेन हेस्टिंग ने, जॉनथन डंकन ने, लॉर्ड वेलेजली ने या डॉक्टर केरे ने। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संस्कृत पूना कॉलेज यानी कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन ने की कब? 1821, 1921, 1861 या 1813 में। तो कब की? तो 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया किस रूप में? कानून सदस्य के रूप में, वित्तीय सहायक के रूप में, शैक्षिक सदस्य के रूप में या सचिव के रूप में। तो किस रूप में काम किया था? तो वो कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया था। किस रूप में? कानूनी सदस्य के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है कि वुड का आदेश पत्र जारी किया गया कब? 1813, 1854, 1835 या 1839। तो 1854 में वुड का आदेश पत्र जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि 1854 के आदेश पत्र ने लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर विश्वविद्यालय स्थापित किए कहाँ? दिल्ली व लाहौर, आगरा व बम्बई, बम्बई व मद्रास, मद्रास बम्बई व कलकत्ता। तो कहाँ किए? मद्रास, बम्बई व कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी। यानी 1854 के जो वुड का डिस्पैच पत्र था उसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि 1854 के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी कौन सी? क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, सहायक अनुदान प्रणाली, शिक्षा विभागों की स्थापना या उपयुक्त सभी। तो कौन सी थी? तो उपयुक्त सभी थी, जिसमें क्या था? क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली और शिक्षा विभागों की स्थापना। ये 1854 के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी। अगला आगे बढ़ते हैं कि हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई कब? 1882, 1883, 1884 या इनमें से किसी में नहीं। तो हंटर कमीशन की जो स्थापना हुई थी या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी तो 1882 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 26 दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक सिफारिश की थी कौन सी? कि सरकार उनके संचालन का दायित्व अपने हाथों में ले, सरकार व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति एवं प्रसार के लिए कार्य करे, सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके उनका दायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंप दे, या बा व सा दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बा व सा, यानी कि बा और सा ये दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया कौन से थे? कलात्मक व साहित्यिक कोर्स, ए कोर्स व बी कोर्स,
प्राविधिक व इंजीनियरिंग कोर्स उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ए व बी, दो ए कोर्स और व बी कोर्स, ये दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की थी कि कौन सी सिफारिश? कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम व कस्बे में एक हाई स्कूल की स्थापना की जाए, या सरकार प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना करे, या सरकार प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित करे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी, यानी कि सरकार प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना करे। ये भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की थी, तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया कब? 1902 में, 1901 में, 1905 में, या 1904 में। तो कब किया गया? 1901 में। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई 1904 में, 1905 में, 1902 में, या 1906 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो 1902 में हुई थी। कब? 1902 में हुई थी। यह ऑप्शन नंबर सी सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ 1905 में, 1907 में, 1902 में, या 1904 में। तो कब पास हुआ? तो 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया कब? 1905 में, 11 मार्च 1904 में, 1 अप्रैल 1906 में, या उक्त में से किसी में नहीं। तो कब किया था? तो 11 मार्च 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति ने बंगाल में हाई स्कूलों की स्थापना की। कितने? 50, 51, या 55। तो या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो 4 ऑप्शन में कितने विद्यालयों की स्थापना की? तो 51 हाई स्कूलों की स्थापना की थी। किसने? राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति ने 51 हाई स्कूलों की स्थापना बंगाल में की थी। आगे बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की कब? 1901 में, 1904 में, 1903 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कब की थी? तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना 1901 में की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन दिया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन दिए हैं, सर आशुतोष मुखर्जी, माइकल सैडलर, सर फिलिप इंटोंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल सैडलर आयोग जो बना था। तो ऑप्शन बी माइकल सैडलर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी कब हुई थी? 1916 में, सितंबर 1917 में, 1919 में, या 1921 में। तो सितंबर 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला है कि सैडलर आयोग की सिफारिश की क्या सिफारिशें थी? कि विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स भी चलाए जाएं, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रत्येक विद्यालय में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाए, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दा दिया है, यानी कि ये सभी जो हैं सैडलर आयोग की सिफारिशें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कब हुई? 1919 में, 1927 में, 1929 में, 1925 में। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो 1927 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बा 1927 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्टांग समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? सर माइकल सैडलर, सर फिलिप हर्टांग, S.H. वुड, या ए एबर्ट। तो आप देख रहे होंगे इनके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि हर्टांग समिति दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी या बा सर फिलिप हर्टांग ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी हर्टांग समिति की नियुक्ति जो है सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हर्टांग समिति की प्रमुख सिफारिशें थी
कौन सी? कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, या संबद्ध विश्वविद्यालयों में ऑटोनॉमस महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए यानी हर्टांग समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर है कि निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय व अवरोधन को परिभाषित किया? वुड का घोषणा पत्र, हर्टांग समिति, सरकारिया समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय व अवरोधन को परिभाषित किया था? तो वो हो जाएगा हर्टांग समिति। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर। अवरोधन का अर्थ है कि किसी कक्षा में फेल होना, किसी कक्षा से बिना पास किए हट जाना, आ व दोनों, या विद्यालय बंद हो जाना। तो अवरोधन का अर्थ जो है वो है कि किसी कक्षा से बिना पास किए हट जाना। ऑप्शन नंबर बा किसी कक्षा से बिना पास किए हट जाना, ये अवरोधन का अर्थ है। सॉरी, ये बी नहीं होगा, ये ए होगा। अवरोधन का अर्थ मतलब किसी कक्षा में फेल होना। सॉरी, वो गलती से निकल गया कि किसी कक्षा में फेल होना वो अवरोधन का अर्थ होता है। अगला है 43 नंबर है कि शिक्षा में अपव्यय से आशय है कि किसी कक्षा में फेल होना, महंगी शिक्षा व्यवस्था करना, बीच में पढ़ाई छोड़ देना, आवासा दोनों। तो शिक्षा में अपव्यय से आशय है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देना, बीच में पढ़ाई छोड़ देना, यानी कि सी नंबर, बीच में पढ़ाई छोड़ देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी किस पर? व्यावसायिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन पर, उच्च शिक्षा पर। तो एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी किस पर? तो सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन पर। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, और ये सीरीज के साथ बने रहिए। इसमें हम लगभग 300 प्रश्न जो हैं 300 प्रश्न हम कवर करेंगे, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर है कि वुड ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि व्यावसायिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो वुड ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो व्यावसायिक शिक्षा पर दी थी। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एबट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश थी क्या? बीएससी पास छात्रों के लिए प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जानी चाहिए, ललित कलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो एबट की जो रिपोर्ट थी उसकी प्रमुख सिफारिश थी कि बीएससी पास छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। अगला है कि वर्धा योजना के प्रवर्तक थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे वर्धा योजना के प्रवर्तक? तो महात्मा गांधी जी थे। अगला है 48 नंबर है। बेसिक शिक्षा की अवधि है, बेसिक शिक्षा की अवधि है 8 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक शिक्षा की अवधि जो होती है वो 7 वर्ष है। ये बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है बालक पर, शिक्षक पर, बेसिक क्राफ्ट पर, आवासा दोनों पर। तो बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है किस पर दिया जाता है? आ व सा दोनों पर, यानी आ बालक पर और सा बेसिक क्राफ्ट पर। बेसिक शिक्षा में इन दोनों लोगों पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर है कि सर सार्जेंट ने अपनी योजना को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया कब? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1947 में। तो सर सार्जेंट ने अपनी योजना को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब प्रस्तुत किया? तो वो 1944 में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्जेंट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश थी। 51 नंबर है। हाई स्कूल साहित्यिक तथा तकनीकी दोनों प्रकार के होने चाहिए, 12+3 शिक्षा संरचना को लागू किया जाए, उच्च शिक्षा के लिए स्वायत्त शासी कॉलेजों की स्थापना की जाए, एकाकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश की हाई स्कूल साहित्यिक तथा तकनीकी दोनों प्रकार के होने चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 52 कि सार्जेंट रिपोर्ट ने हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक तथा छात्र के बीच अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार? तो 1:30, 1:25, 1:20 या 1:45। तो कितना होना चाहिए? तो 1:20 होना चाहिए, यानी एक शिक्षक पर जो है
20 छात्र होने चाहिए। ये सार्जेंट रिपोर्ट में कहा गया कि हाई स्कूल स्तर पर एक शिक्षक पर 20 छात्र होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। कौन सा? मुदालियर आयोग 1952-53, भारतीय शिक्षा आयोग 64 से 66, राधा कृष्णन आयोग 48-49, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आयोग किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग जो है नियुक्त किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि ऐसे विद्वान व साहसी छात्रों को उत्पन्न करें जो देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। यह किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? यानी ये कथन किस आयोग ने कहा था? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? तो किसने कहा था? तो वो हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 55 नंबर दिया है कि थोड़ा आप लोग क्लियर कर लेना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, कि जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया हो उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या नई शिक्षा नीति 1968 ने? तो ये ऑप्शन नंबर बा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर माधुरी शाह। तो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह किसने की थी या सिफारिश किसने की थी? राधा कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने या हंटर आयोग ने? तो हंटर कमीशन ने। तो यह जो सिफारिश किसने की थी? तो वो राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी कि उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। ये सुझाव जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि 59 नंबर है कि ग्रामों में छोटे सावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए और इनके बालकों के केंद्र में एक ग्रामीण या रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसने दिया था कि जो रूरल एरिया है उसमें एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? तो किसने दिया? नई शिक्षा नीति 1968, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बा राधाकृष्णन आयोग राइट आंसर हो जाए। राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं कि 60 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की कब? 25 अक्टूबर 1952 को, 23 सितंबर 1951 को, 23 सितंबर 1952 को या 23 जून 1953 को? तो भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की 23 सितंबर 1952 को। डेट याद रखना, 23 सितंबर 1952 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए डेट को याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है कि किस आयोग या समिति ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? किसने कहा? मुदालियर आयोग ने, ताराचंद समिति ने, राष्ट्रीय एकता समिति ने या राधाकृष्णन कमीशन ने? तो किसने कहा है? तो मुदालियर आयोग ने कहा है कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने, अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग ने, अल्पसंख्यक आयोग ने? तो किसने सुझाव दिया था? तो वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 63 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था, कौन सा? 10+2+3 या 8+4+3 या 11+3 या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था, कौन सी? वो थी 11+3, यानी कि सा नंबर 11+3 इस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश हैं कि सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, 12 वर्ष की शिक्षा के बाद 3 वर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जाए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर इसका आ, यानी कि सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ परियोजना प्रारंभ की जानी चाहिए, सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 65 नंबर प्रश्न दिया है, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। है 65 है, प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में सुझाव दिया, कितना? 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष की प्रशिक्षण के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी बा राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 66 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सभी बालकों तथा बालिकाओं को किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी? तो किन की? भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, भाषाएं, सामाजिक गणित एवं सामान्य विज्ञान तथा एक शिल्प यानी क्राफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है ऑप्शन नंबर सा, भाषाएं, सामाजिक गणित एवं सामान्य विज्ञान तथा एक शिल्प यानी क्राफ्ट को माध्यमिक स्तर पर सभी बालकों तथा बालिकाओं को आंतरिक विषयों को पढ़ाने की सिफारिश की थी, इन विषयों को पढ़ाने की सिफारिश की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर दिया है कि भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की कब? 14 जुलाई 1965 के प्रस्ताव द्वारा, 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव द्वारा, 17 जुलाई 1966 के प्रस्ताव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव के द्वारा की थी शिक्षा आयोग की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 68 नंबर है कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एस. कोठारी, डॉक्टर सुश्री माधुरी शाह, डॉक्टर डी.एस. कोठारी या डॉक्टर हरि गौतम। तो आपको इनके फुल नाम जरूर याद रखने होने चाहिए कि कोठारी अगर कह दिया गया तो आप कोठारी लगा दीजिए। तो के.एस. कोठारी और डी.एस. कोठारी, इन दोनों दो नाम दिए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। तो जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डी.एस. कोठारी, ना कि के.एस. कोठारी। तो ये डी.एस. कोठारी थे, ये नहीं थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 69 है नंबर प्रश्न दिया है कि 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, शिक्षा नीति 1968 ने या शिक्षा नीति 1986 ने। तो किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन ने दिया था। 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर दिया है कि सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, यह सिफारिश किसने की थी? कि सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, यह सिफारिश किसने की थी? तो मुदालियर कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो जो 70 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो है कोठारी कमीशन ने सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए, यह सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, अल्पसंख्यक आयोग ने या शिक्षा आयोग ने? तो किसने दिया था? तो शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यानी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 72 नंबर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने या कार्य योजना 1986 ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या शिक्षा आयोग ने? तो किसने दिया था? कि शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर डी या द शिक्षा आयोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 है कि सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, इनमें से
कोई नहीं। तो किसका था? तो कोठारी कमीशन था। तो ऑप्शन नंबर बा कोठारी कमीशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 74 है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष, या 1 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने 1.5 वर्ष के लिए आप सुझाव दिया था कि जो एमएड का पाठ्यक्रम है वो 1.5 वर्ष का होना चाहिए। कोठारी कमीशन ने ये सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर दिया है। क्वेश्चन दिया है कि कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? यह सुझाव किसका था? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 और कोठारी कमीशन 1964 से 66, इनमें से कोई नहीं। तो ये सुझाव था कोठारी कमीशन का, जो 1964 से 66 में गठित किया गया था। अगला है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? तो वो थे उपयुक्त सभी कार्यक्रम, जिनमें निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न दिया है कि शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की सिफारिश की? छात्रों के चयन में, शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण विधियों तथा अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो किसमें की थी? तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यानी कि छात्रों के चयन में, शिक्षकों की नियुक्ति एवं शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में, या पाठ्य विषयों, शिक्षण विधियों तथा अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में। तो ये सभी सिफारिशें की थी शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर प्रश्न दिया है कि शिक्षक शिक्षा की पृथकता की समाप्ति के लिए आयोग ने सुझाव दिए क्या? कि शिक्षा यानी एजुकेशन विषय को बीए तथा एमए के पाठ्यक्रमों में स्थान, कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विकास एवं अनुसंधान के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन खोले जाएं, समस्त राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, यानी द उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? सही है। ये शिक्षा की पृथकता की समाप्ति के लिए आयोग ने तीनों सुझाव दिए थे। आगे है कि 79 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में जारी किया। कब? 24 जुलाई 1968, 24 जुलाई 1979, 24 जुलाई 1986, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया? तो 24 जुलाई 1968 में किया था, इसको जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न दिया है कि 1979 की यानी 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? कौन सी? 10+2+3, 11+3, 8+4+3, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि 1979 की बात हो रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया था? तो वो थी नंबर यानी कि 8+4+3, ये शैक्षिक संरचना थी। आप लोग इसको याद रखना। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रित यानी कॉमन कोर में स्थान दिया। किसको? लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास को, या विश्व इतिहास को, या आ व बा दोनों को। किसको दिया? आ व बा दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें आ बा लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, ये शामिल है। अगला है 82 नंबर प्रश्न दिया है कि संगणक साक्षरता के कार्यक्रम विद्यालय स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ने, आचार्य राममूर्ति 1990 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव जो दिया था वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि में प्राथमिक शिक्षा का भाग है कितना? 37.33%, 36%, 46.95% या 17.85%। तो कितना था? तो 37.33% था। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी कितनी? 170 करोड़ रुपए, 1210 करोड़ रुपए, 180 करोड़ रुपए, 169 करोड़ रुपए। तो कितनी की गई थी? तो 169 169 करोड़ रुपए जो है निर्धारित की गई थी धनराशि इतनी। अगला है कि भारत 1950-51 में जीएमपी का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय कर रहा था? कितना? 1.9, 3.9, 1.2 या इनमें से कोई नहीं। तो कितना कर रहा था? 1.9। 86 का ऑप्शन नंबर ए 1.9 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति हुई कब? मई 1991, मई या जून 1990, मई 1990 या मई 1992 में। तो आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो वो हुई थी मई 1990 में। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कमीशन दिए हुए यानी कि आयोग हैं या जो कमेटियां हैं, इनकी नियुक्ति आप ध्यान मतलब चेक कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए कहीं से कि जितनी भी समितियां हैं, जितने भी आयोग हैं, उनको कब स्थापित किया गया था, उनका गठन कब किया गया था, उनकी डेट एग्जैक्ट आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका बहुत अच्छे से पेपर हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर दिया है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE को वैधानिक स्वास्थ्य प्रदान करने का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने, कार्य योजना 1986 ने, कार्य योजना 1992 ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने ये सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता आधारित होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता आधारित होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? कार्य योजना 1992, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, गजेंद्र गडकर समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 89 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने सुझाव दिया था कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता आधारित होना चाहिए। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का दायित्व किस पर डाला गया है? राज्य पर, जिला प्रशासन पर, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का दायित्व किस पर? तो राज्य पर दिया गया। हमने बात की थी कल वाली वीडियो में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 45 बता रहा है कि बच्चों को क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रायोजन किया जाए और ये राज्य का विषय है कि राज्य इसकी व्यवस्था करे। और अनुच्छेद 45 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं और भाग जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये हो गया हमारा राज्य हो गया। फिर 91 नंबर दिया है, क्वेश्चन 91 नंबर दिया है कि संविधान की धारा 46 में किन वर्गों की शिक्षा पर बल दिया गया है? किन वर्गों की शिक्षा पर? उच्च वर्गों की शिक्षा पर, 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर, दुर्बल वर्गों की शिक्षा पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर दिया गया? तो दुर्बल वर्गों की शिक्षा पर। यानी कि अनुच्छेद 46 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 46 जो है दुर्बल वर्गों की शिक्षा पर अधिक बल देता है। अगला है दुर्बल वर्ग मतलब वंचित वर्ग, जिनमें SC ST और OBC ये आते हैं, वंचित वर्ग में आते हैं। इन पर जो है संविधान की धारा 46 में बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? सितंबर 1984, सितंबर 1985, सितंबर 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का जो सृजन हुआ वो सितंबर 1985 को हुआ था। अगला है क्वेश्चन 93 नंबर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1953 में, 1956 में या इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 94 नंबर है वो 94 प्रश्न है
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक सांचा मिला, यानी कि उसे वैधानिक रूप कब दिया, कानूनी रूप कब दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को? 1956 में, 1957 में, 1954 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कब दिया गया? तो 1956 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को वैधानिक कानूनी रूप दिया गया। अगला है 95 नंबर है कि इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये शायद आप लोग क्लियर कर लेना कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसमें तो ऑप्शन डॉक्टर हरि गौतम दिखा रहा है। तो आप लोग जो वर्तमान में जो भी होंगे, अब जो है गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि इस समय यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं। फिलहाल हम अब कमेंट सेक्शन में जो है आपको इसका आंसर जो है बता देंगे। आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1962 में, 1960 में, 1961 में, इनमें से किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म याद कर लेना, और एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की प्रकाशित कराती है, 97 है कि एनसीईआरटी प्रकाशित कराती है क्या? इंडियन एजुकेशन रिव्यू, स्कूल साइंस, जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, या उपयुक्त सभी। तो क्या कराती है? उपयुक्त सभी, यानी कि जिनमें से इंडियन एजुकेशन रिव्यू शामिल है, स्कूल साइंस शामिल है, और जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन शामिल है, ये सभी जो है एनसीईआरटी प्रकाशित करवाती है। अगला है कि 98 है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, AIEPA को नीपा NIEPA नाम दिया गया कब? 1962 में, 1983 में, 1979 में, या उनमें से कोई नहीं। तो कब दिया गया? तो मई 1979 में, मई 1979 में जो है AIEPA को नीपा नाम दिया गया। आप लोग ये याद रख लेंगे। अगला है 99 नंबर है कि इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन किया किसने? मिस मार्गरेट मैकमिलन ने, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो इंग्लैंड में नर्सरी स्कूलों का आयोजन किया मिस मार्गरेट मैकमिलन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100 क्वेश्चन नंबर है कि इटली में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना की किसने? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, एनी बेसेंट, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इटली में मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना किसने की? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम फिर इसके जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। तो यानी कि 3 पार्ट में ये टोटल जो है 300 प्रश्न हैं आपके लिए। तो इसमें से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, फिर 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपकी तैयारी को हम बहुत अच्छा बना देंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमारा सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।